नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 8 की जो वसंत भाग 3 हिंदी की पुस्तिका है उसका अंतिम अध्याय 18 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम क्या है? टोपी है। और इस अध्याय के जो लेखक हैं उनका नाम है सृंजय। तो इस अध्याय में आपको बताया गया है कि एक जो मादा गौरैया होती है वो नर गौरैया के माध्यम से इस कहानी में ये बताना चाहती है कि किस प्रकार जो राजा होता है वो अपनी प्रजा से मुफ्त में कार्य करवाने में कोई संकोच नहीं करता है। और प्रजा जो है वह बहुत गरीबी में जीती है। उस प्रजा के पास कोई सुख सुविधा उनको किसी प्रकार की नहीं मिलती हैं और राजा की आज्ञा का उल्लंघन भी वो प्रजा नहीं कर सकती। तो इस कहानी में राजा के शोषण का चित्रण हमें देखने को मिलता है। शुरू करते हैं टोपी कहानी। इसमें बताया गया है कि एक थी गौरैया। गौरैया जो होता है वो एक छोटा सा पक्षी होता है और एक था गौरा। मतलब गौरैया जो है ये तो मादा पक्षी है और गौरा जो है वो नर पक्षी है। दोनों एक दूसरे के परम संगी हैं। संगी मतलब साथी हैं। जहाँ जाते हैं जब भी जाते हैं साथ ही दोनों जाते हैं, साथ ही खाना खाते हैं, साथ ही वो रहते हैं, साथ हंसते हैं, साथ ही रोते हैं, एक साथ खाते पीते हैं और एक साथ ही सोते हैं। तो दोनों में इतना साथ है कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं। तो आगे क्या है? आगे बताया गया है कि भिनसार होते ही वो खोते से निकल पड़ते दाना चुगने। तो भिनसार मतलब जैसे ही रात पूरी हो जाती है और सुबह की पहली लालिमा उनको दिखाई देती है तो वो खोते मतलब अपने घोंसले से निकल पड़ते हैं, इसलिए दाना चुगने के लिए। और जुटपुटा होते ही खोते में वापस आ जाते हैं। जुटपुटा किसे कहा गया है? शाम का समय जब ना तो दिन रहता है और ना रात होती है, मध्यम प्रकार का जो अंधकार है वो चारों ओर छा जाता है। तो सुबह भिनसार तो सुबह प्रातःकाल होती है और शाम को जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है तो वो वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी वो बटाते थे। एक शाम को गौरैया गौरे से बोली कि आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े वो पहनते हैं, कितना फबता है उन पर, कि कितना अच्छा लगता है उन पर वो रंग बिरंगे कपड़े पहनना। फबता मतलब अच्छा लगना। तो खाक फबता है। उस गौरैया ने कहा कि कोई खाक फबता है, कि ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो गौरा तपाक से मतलब तुरंत उत्तर दिया एकदम से और बोला कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है। तो वो गौरा कहता है कि आदमी बगैर कपड़ों के रहता है तो अच्छा लगता है और कपड़े पहन लेने पर तो वह और भी बदसूरत लगता है। बदसूरत में बद जो है ये तो उपसर्ग है और सूरत इसमें मूल शब्द है। तो बदसूरत होता है जो बुरा लगता है, जो सुंदर ना लगे। लगता है आज लटजीरा चुग गए हो, गौरैया बोल पड़ी। तो इसमें लटजीरा किसे बताया गया है? तो लटजीरा जो है वो चिचिड़ा मतलब एक प्रकार का एक पौधा होता है कि आज जो क्या करता है मदहोश कर देता है, जो नशा चढ़ा देता है। तो ये बात गौरैया ने गौरे से कही, कहीं आप आज उस पौधे से नशा तो नहीं कराए हो? कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती जो है वो ढक जो जाती है। ये गौरे ने कहा कि आदमी ऐसे तो सुंदर होता है मगर कपड़े पहनने पर उसकी सुंदरता क्या होती है, वो उन कपड़ों के अंदर समा जाती है और वो दिखाई नहीं देती। अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया मतलब सुंदर है, काया क्या होता है? शरीर का एक एक कटाव मेरे सामने है कि अब
तू खुद ही सोच कि अभी तो तेरी जो काया है उसका एक एक कटाव कि वो मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले, सरापा मतलब पूरी तरीके से, तो तेरी सारी खूबसूरती जो है वो ओझल हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी कि नहीं। तो ये उस गौरैया ने उस गौरैया को कहा कि अब तू मेरे सामने है तो तेरी सुंदरता मेरी आंखों के सामने पूर्णतः दिखाई देती है। अगर तुम मनुष्य की तरह, मानुष मतलब मनुष्य की तरह अगर कपड़े पहन लो तो तुम्हारी ये सुंदरता मेरी आंखों से गायब हो जाएगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी वो सुंदरता जो अब है वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि तुमने कपड़े पहनने के कारण वो सुंदरता गायब हो जाती है। तो वो कहती है कि कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोलती है कि कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए ही नहीं पहने जाते, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनना आदमी उन कपड़ों को पहनता है, क्योंकि जैसा मौसम होगा उसी अनुसार जो मनुष्य है वो अपनी ड्रेस को धारण करता है, अपने कपड़े पहनता है। सर्दी आते ही वो ऊनी कपड़े ज़्यादा पहनता है, गर्मी आते ही वो सूती वस्त्र पहनना पसंद करता है। तो गौरा कहता है गौरैया से, तू समझती नहीं है। गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी जो सकत है, मतलब उनकी जो ताकत है, शक्ति है, वो भी उनसे जाती रही है कि उनकी वो शक्ति समाप्त हो चुकी है और वो कपड़े ही उनकी शक्ति बनकर उस मनुष्य का बचाव करते हैं। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की जो औकात है उसका पता चल जाता है। औकात मतलब उसकी जो इज्जत है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका पता चल जाता है। आदमी आदमी की हैसियत, हैसियत मतलब उसका सामर्थ्य, उसमें भेद पैदा हो जाता है कि उस आदमी की कैसी हैसियत है, वो अमीर है या गरीब है, तो उसकी जो असलियत है वो उन कपड़ों में दिखाई दे जाती है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता है। गौरैया कहती है, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। लिबास मतलब ड्रेस, नित नित वो अपनी नई नई ड्रेस सिलवाता रहता है। फिर गौरा गौरा बोलता है कि यह निरा पोंगापन है। पोंगापन मतलब ये तो पागलपन है। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी वो दस्ताने और मोजों से ढक लेता है। कि आदमी जो है वो सर्दी में क्या करता है, अपने पूरे बदन को गर्म कपड़ों से ढक लेता है, तो वो अपने हाथ और अपने पाँव सब कुछ वो दस्तानों से बंद कर लेता है। यही बात कौन बता रहा है, वो गौरा बता रहा है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से वो ढक लेता है, क्योंकि सिर पर उसके जो बाल हैं वो दिखाई देते हैं, तो वो भी वह टोपी से उनको भी ढक लेता है। और अपन जो है वो नंगे ही भले हैं, क्योंकि वो तो पक्षी हैं, तो पक्षी जो है वो कपड़े नहीं पहनते, तो नंगा वो होता है तो कपड़े नहीं पहनता। तो उस गौरा ने गौरैया से कहा कि हम तो नंगे ही अच्छे लगते हैं, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। तो ये बात किसने कही, गौरैया ने गौरा से कही। मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है कि मैं भी टोपी पहनूं। तो गौरा कहता है कि टोपी तू पाएगी कहाँ से, कि तुम्हें ये टोपी कहाँ से प्राप्त होगी। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। आदमियों का राजा कौन होता है, उनका मालिक। जैसे कोई राज्य है तो उसका जो सबसे बड़ा आदमी होता है मतलब राजा होता है, वही टोपी पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। तो टोपी उछलने का अर्थ क्या होता है, इज्जत चली जाना। कि टोपी के लिए मतलब अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए पता नहीं कितने
पापड़ बेलने पड़ते हैं और वो इज्जत हमें प्राप्त हो जाती है। और उसमें ज़रा सी भी चूक मतलब ज़रा सी भी हमसे गलती हो जाती है तो अपनी जो टोपी है वो उछलते देर नहीं लगती, मतलब अपनी इज्जत जो है वो चली जाती है। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में, फिक्र मतलब चिंता में, कितनों की टोपी पहननी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में मत ही पड़, क्योंकि तुम्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मेरी तो यही सलाह है। तो ये गौरा उस गौरैया से कहता है। गौरा था तनिक समझदार, तनिक मतलब थोड़ा सा, इसलिए शक्की था, शक्की मतलब शंका करने वाला। जबकि जो गौरैया थी वो जिद्दी थी और धुन की पक्की थी। वो जो काम करने की मन में ठान लेती थी वो काम पूरा करके ही वो गौरैया मानती थी। अब क्या था, अब ठान लिया सो ठान लिया, उसको भी उसको ही जीवन का लक्ष्य उस गौरैया ने मान लिया। किसको, टोपी पहनने को अपना लक्ष्य मतलब अपना उद्देश्य उसने मान लिया था। कहा गया है जहाँ चाहे वहीं राह है, कि हम जैसा चाहेंगे हमें वैसा ही रास्ता प्राप्त होगा। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घोड़े पर चुगने निकलते हैं। कि अगले दिन क्या करते हैं, वो गौरा और गौरैया जो हैं वो दाना चुगने के लिए निकल जाते हैं। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिलता है। फाहा मतलब रुई का एक छोटा सा टुकड़ा उनको दिखाई देता है। मिल गया मिल गया मिल गया, तो गौरैया उस रुई के टुकड़े को पाकर बहुत खुश हुई और घोड़े पर वो लौटने लगी। घोड़ा जो होता है वो चबूतरा टाइप का एक होता है जहाँ पक्षियों को दाना डाला जाता है। तो जैसे ही वो उस कपड़े का टुकड़ा, रुई का टुकड़ा उस गौरैया को मिला तो वो खुशी से वहीं लोटपोट करने लगी, वहीं वो नाचने फुदकने लग जाती है। अरे क्या मिल गया रे, गौरे ने चिढ़ाकर पूछा। कि उसको भी आश्चर्य हुआ कि अचानक गौरैया के हाथ क्या लग गया कि वो इतनी खुशी से उछल कूद रही है। तो फिर से गौरैया बोली, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। तो गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा भर दिया, मतलब वो टुकड़ा था वो रख दिया। तेरे जैसा ही एक बावड़ा और था। बावड़ा मतलब बावड़ा या पागल। तो गौरा बोला, रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। तो वो गौरैया को बताने लगा कि तेरे जैसा एक पागल था, उससे रास्ते में एक दिन चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा, उम्दा मतलब सुंदर और लचकदार था। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर वो शायद वहां गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा कि जिस पागल को वो चाबुक मिला था वो चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा, लगाम, जीन। तो ये 3 चीजें बच गई। तो चाबुक तो उसको मिल गया, अब उसको घोड़ा भी चाहिए और उसको लगाम भी चाहिए और उस घोड़े पर जो जीन होती है मतलब उस पर जो वस्त्र लगे होते हैं वो भी उसको चाहिए, तभी वो चाबुक उसके काम का है, वरना वो किसी काम का नहीं है। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, कि अब ये तीनों तो उसको शायद ही रास्ते में पड़े हुए मिल पाएंगे। सब काम धंधा छोड़कर वह बावरा ताउम्र मतलब अपने आगे की पूरी जिंदगी भर यह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा, लगाम, जीन। ये 3 चीजें मेरे पास बाकी चल रही हैं मतलब शेष हैं। गौरा उस गौरैया को समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता भी है या फिर ऐसे ही फुदक रही हो? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है
टोपी। तो ये गौरैया ने उस गौरे से कहा कि अब तो ये चुटकियों का काम है, बस आप देखते जाओ। रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास वो चली गई। धुनिया कौन होता है? जो रुई से वस्त्र बनाने का काम करता है, जो सूत काटता है। और बड़े मनोहार से बोली, मनोहार मतलब विनती की उसने, बड़ी इज्जत से विनती की उससे और बोली, धुनिया भैया, धुनिया भैया, इस रुई के फाये को धुन दो कि इससे मुझे एक वस्त्र बना दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, जाड़ा मतलब सर्दी का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। मिर्जई मतलब ओढ़ने का एक वस्त्र, ऊनी वस्त्र, वो भी तार तार हो चुका था, मतलब बहुत पुराना हो चुका था। उसमें भी बीच बीच से छेद दिखाई दे रहे थे, वो घिस चुका था। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? उसको गुस्सा आ गया दुनिया को, और वो बोला, तू यहाँ से चली जा, देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है, कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑर्डर मिला है राजा जी के लिए रजाई बनानी है। अगर वो ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो वो मुझे मौत के घाट उतार देंगे। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम, चाम मतलब चमड़ी, चमड़ी का दाम चलाता है, और ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। फोकट मतलब फ्री में, जो मूल्य रहित हो वो फोकट होता है। कि एक तो राजा ने हम पर कहर बरपा रखा है और एक तुम आ गई। उज्जर न करो। उज्जर का अर्थ क्या होता है? कि आप ज्यादा गुस्सा ना करें, चिंता ना करें। गौरैया उस धुनिया से बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उजरत मतलब तुम्हारी जो भी मजदूरी बनेगी वो मैं तुम्हें दूंगी, बस तुम तो इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले और आधा मैं ले लूंगी। कि ये मेरे पास जो रुई का टुकड़ा है, इससे आधा तो तुम रख लो और आधा मुझे दे दो। धुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने उसको मजदूरी मिल रही है, मगर मतलब उसको आधा लाभ यहाँ हो रहा है। तो वो धुनिया भी सोचने लगा कि आज तक उसको इतना लाभ नहीं हुआ, तो इसके लिए सपना ये बातें लग रही थी। तो वह जैसे ही गौरैया की बातें उसने सुनी तो वो झट से तैयार हो गया। झट से मतलब तुरंत ही वो तैयार हो गया। घर चों उसकी तांती बजे उठी कि उसका जो चरखा था वो चलने लगा। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे। उसमें से आधा धुनिया ने ले लिया और आधा गौरैया को दे दिया। इससे उत्साहित गौरा गौरैया जो है वो एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। तो कोरी सूत काटने वाला होता है, तो वो उसके बाद में सूत काटने वाले के पास पहुंच जाते हैं। कोरी की जो कमर थी वो झुकी हुई थी और उसके बदन पर धज्जी धज्जी, उसका जो बदन था वो धज्जी धज्जी हो चुका था। एक धुस्सा डाल रखा था उसने अपने शरीर पर। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, अनिच्छा मतलब जिससे किसी प्रकार की इच्छा या कामना ना हो। इसमें अनिच्छा में अंत तो उपसर्ग है और आगे मूल शब्द जो है वो इच्छा है, तो ये इसका इस शब्द के टुकड़े हो जाते हैं। तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? तो उस कोरी को गुस्सा आ गया। देखते नहीं अभी मुझे राजा जी ने अचकन के लिए, अचकन होता है कपड़े जो कोट के साइज का कोट जैसा कपड़ों के ऊपर पहना जाता है, तो वो सूत काटने के लिए मुझसे काम दिया गया है। मुझे फुर्सत नहीं है, मतलब मुझे मेरे पास समय नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने का। मल्लार एक प्रकार का राग होता है। भैया इस मुल्क में
सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? तो गौरैया अचरज से बोली, अचरज मतलब आश्चर्य से बोली, मुल्क मतलब देश, कि इस देश में सारे काम केवल राजा जी के लिए ही होते हैं क्या? तुम किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा, उसको एक सरसरी नजर से उस कोरी ने गौरा को देखा, गौरा और गौरैया को। जानते नहीं यहाँ का चलन क्या है? खट मरे बरधा, बैठा खाए तुरंग। तुरंग क्या होता है? घोड़ा होता है। यहाँ सब काम जो है वो राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होते हैं, कि यहाँ हमारे जो भी काम, जितने भी काम अपने पास हमारे पास आते हैं वो सभी राजा जी के लिए ही होते हैं, और बदले में हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होता। राजा जी के लଗୁए भगुए भी तो बहुत हैं, मतलब उनके नौकर चाकर, उनके सेवक भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। मुआवजा मतलब वही मजदूरी, हम आपकी जो भी मजदूरी बनेगी वो हम आपको देंगे। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा इसका हिस्सा तुम रख लो और आधा हिस्सा मुझे दे दो। कोरी को जब ये प्रस्ताव अच्छा लगा तो वो तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम न करना कितनी मूर्खता होगी, ये कोरी मन ही मन सोचने लगा कि आज उसको बहुत फायदा होने वाला है। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। किसने? कोरी ने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। उकसा देना मतलब उसको ढाढ़स बनाया, उसको उस काम में सभी से शाबाशी मिली, तो वो काम वो और उसमें जोश आ गया और वो काम और करने लगी। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास जाते हैं और इसरार करने लगते हैं कि उस बुनकर से भी वो विनती करने लगे कि बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। तो बुनकर उन्हें अगबग होकर देखने लगा कि ये कहाँ से आ गई मुसीबत। तो वो बड़े ध्यान से उनको देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? बुनकर को भी गुस्सा आ गया कि यहाँ से हट जाओ वरना बुरा हो जाएगा। देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है, कि मुझे अभी राजा जी ने जो वस्त्र बुनने के लिए दिए हैं वही मैं बुनूंगा। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे मतलब सेवक जो हैं वो यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे, मतलब उपस्थित हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। मशगूल मतलब व्यस्त हो गया। इसे बुन दे भैया, गौरैया ने साहस संजो कर उस बुनकर से कहा कि हम सेंत सेंत का काम नहीं करवाते। सेंत सेंत मतलब हम बिना लाभ के कोई काम नहीं करवाते। इसे आप बुन दें और इसका आधा हिस्सा आप ले लें और आधा हिस्सा मुझे दे दें। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, कि इस गौरैया ने जो सौदा किया है वो बुरा नहीं है, अपने को आधा फायदा हो जाएगा। तो वो इस काम के लिए तैयार हो गए और सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना उसने पसार दिया। उसका जो करघा मतलब चरखा जो है वो चलने लगा, ढक्की ढुलकने लगी। थोड़ी देर में उसने काफी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया, मतलब मोटा और मजबूत कपड़ा उसने बुन दिया था। उसने ले लिया और आधा उसे गौरैया को दे दिया। गौरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। पूरी मंजिल का उसने 3/4 हिस्सा पार कर लिया। अब उसके पास 1/4 हिस्सा बाकी रह गया, कि जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो उसने 75 पैसों का काम कर लिया। अब उसके पास 25 पैसों का काम और बचा है। कपड़ा लिए लिए वह दर्जी के पास
चली जाती है और दर्जी से कहती है कि दर्जी भैया इसकी मुझे टोपी सिल दो, कि मुझे इसकी एक टोपी बना दो। अब दर्जी क्या कहता है कि खिसकती हो कि नहीं यहाँ से। दर्जी रोष से बोला, रोष मतलब क्रोध में बोला कि यहाँ से चली जाओ। देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद में 10वां बेटा पैदा हुआ है, कि राजा जी की जो 7वीं रानी है उसने लगातार 9 बेटियों को जन्म दिया है। अब 10वीं संतान के रूप में उसके बेटा हुआ है, तो जो राजा है वो बहुत खुश है और उसने मुझे कपड़े सिलने के लिए दिए हैं। अब इस दशरथन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं, कि उस लड़के के लिए मुझे छोटे छोटे ढेरों वस्त्र सिलने हैं। दर्जी ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना, कि हमें इसमें ना तो कुछ मिलने वाला है और हमें इतना ये काम दे दिया गया है। तो उस गौरैया ने कहा, हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं। बेगार में बे उपसर्ग है और गार मूल शब्द है। बेगार मतलब बिना मजदूरी के काम करवाना। तो उस गौरैया ने कहा कि हम बिना मजदूरी के कोई काम नहीं करवाते, हम आपके राजा की तरह नहीं हैं। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी मुझे सिल दो, बल्कि 2 टोपियां सिल दो, एक तुम रख लेना और एक मुझे दे देना। तो इसकी 2 टोपियां बना लो और एक आप रख लेना और आप एक मुझे दे देना। मुँह मांगी मजूरी पर कौन मुझे तैयार न होता। मुझे मतलब लालची। तो जब उसको मुँह मांगी मजदूरी मिल रही थी तो वो दर्जी भी तैयार हो गया। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी से अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी उसने जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही, 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली, के ऊपर 5 डिजाइन उसने लगा दी, जो जैसे वो हवा से वो हिल रही थी, तो 5 पत्तियां प्रकार की डिजाइन उसके ऊपर लगा दी थी। वाकई तू तो रानी लग रही है, ये गौरे ने उस गौरैया को कहा। तो गौरैया ने कहा, रानी नहीं राजा कहो, मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला कर सकता है। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, कि उसके भी एक बार हमें उसकी ओर भी जाना चाहिए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं, कि हमें उस राजा को एक बार जरूर देखना चाहिए। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगोरे पर जा बैठी। कंगोरा होता है महल का सबसे ऊपरी हिस्सा, तो उस हिस्से पर जाकर वो गौरैया बैठ जाती है। अब क्या है, उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। फुलेल एक प्रकार का तेल है जिससे वो अपने शरीर पर, अपने बदन पर मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ मतलब सेवक सिर पर चंपी कर रहा था और दूसरा जो था वो हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था। तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था। चौथा पिंडली पर गुड्डी काट रहा था। तो सभी जो सेवक थे वो राजा की मालिश कर रहे थे। कोई सिर की मालिश कर रहा था, कोई पैरों की, कोई पाँवों की। अब गौरैया कंगूरे पर से जोर से चिल्लाई कि मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो ये गौरैया ने राजा का मजाक उड़ाया।
मालिश करवाते राजा की नज़र जब गौरैया से टकरा गई तो गौरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई कि एक पक्षी के सर पर इतनी अच्छी टोपी। वह तो लगातार रटी जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया कि इस छोटी सी गौरैया ने राजा का नंगा सिर देख लिया। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन ली, मतलब तुरंत उस टोपी को पहन लिया। देख रही फदगुदी, मेरी टोपी में 5 फुदने हैं। गौरैया ने राजा से कहा। अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं और मेरी टोपी में 5 फुदने। पहले तो वो चिल्ला रही थी राजा के पास टोपी नहीं, अब वो चिल्ला रही है कि राजा की टोपी में मेरी टोपी जैसे 5 फुदने नहीं। राजा की टोपी में फुदने नहीं हैं। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। राजा ने सोचा कि ये तो मेरे को नीचा दिखा रही है। इस मुल्क में महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया, मतलब उसको क्रोध आ गया। इस फदगुदी की गर्दन मसल दो, मतलब उस चिड़िया की गर्दन पकड़ो और उसे मार दो। पखने नोच लो, मतलब उसके जो पंख हैं उसको भी नोच लो। सिपाहियों देर न करो, इस गौरैया पर हमला करो। क्षमा करें महाराज, क्षमा मतलब क्षमा, क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना। तो उस मंत्री ने मच्छर किसको बताया, तो मच्छर की जो संज्ञा है वो उस गौरैया के लिए उस मंत्री ने दी कि हमें इससे मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए, अपने आप चली जाएगी ये यहाँ से। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन लो। उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा कि उस गौरैया की टोपी छीन लो और उस टोपी को मैं अपने पैरों से ठोकर मारूंगा, तो उसकी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी उसके सिर से नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने तुरंत वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलते ही जा रहा था कि इतनी खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया, मतलब अचंभित हो गया। जड़ होना मतलब एक जगह वो, जैसे जड़ एक जगह स्थिर रह जाती है, उसी प्रकार राजा भी उसकी सुंदरता देखकर स्थिर रह गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे हो सकती है, यह वह राजा सोचने लगा। सोचते हुए राजा उसे उलट पलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी, नगीना मतलब सुंदर, इस मुल्क में बनाई किसने है, कि ये टोपी आखिर किसने बनाई है। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। हुनरमंद मतलब कला का जो पारखी होता है। राजा चाहे तो पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ और उसने कहा कि अन्नदाता की दुहाई, कि महाराज की जय हो, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली थी। जैसे मेघों की गड़गड़ाहट होती है और बिजली की आवाज़ गूंजती है, उसी प्रकार राजा की आवाज़ उस दर्जी के समक्ष गूंजी। उसने दर्जी को कहा कि तुमने आज तक मेरे लिए ऐसी सुंदर टोपी क्यों नहीं बनाई। तो दर्जी ने कहा, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ, ये राजा ने उसे कहा। तो उसने बताया कि कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और दबीज, मतलब एकदम मोटा और मजबूत कपड़ा था। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना।
नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। कि जिस प्रकार नाग जो होता है वो फूंक मारता है गुस्से में, उसी प्रकार राजा भी गुस्सा हो गए कि किसने इतना बढ़िया कपड़ा बुना है। गिरते पड़ते बुनकर वहाँ हाजिर हुआ। कि जो कपड़ा जिसने बनाया था वो बुनकर था, उसे वहाँ हाजिर किया गया। तो उस बुनकर ने कहा, माफ़ी बख्शे सरकार, कि सरकार मुझे माफ़ करें, यहाँ कैसे बुलाया है। तो राजा ने कहा, माफ़ी नहीं, वजह बताओ कि इतना अच्छा कपड़ा तुमने कहाँ से बुना है। तो उसने जो बुनकर था उसने कहा कि सूत बड़ा उम्दा था सरकार। उम्दा मतलब बेहतरीन था, एकदम महीन और लच्छेदार सूत यह था। इतना महीन सूत किसने काटा? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। जिस प्रकार शेर दहाड़ता है, राजा ने भी दहाड़ मारकर पूछा कि इतना बढ़िया सूत किसने काटा आखिर। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जिसने सूत काटा था वो कौन था? कोरी था। तो कोरी ने कहा, जान बख्शे महाराज। तो महाराज ने कहा, जान नहीं, वजह बताओ, कारण बताओ कि इतना बढ़िया सूत तूने कैसे काटा। तो उसने बताया कि रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह वो धुनी हुई थी। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? तो राजा जो थे वो बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। तो राजा को फिर गुस्सा आया कि जिसने इस रुई को धुना है उसको मेरे सामने पेश किया जाए। हाँफते छाती पीटते दुनिया जो था वो राजा के सामने हाजिर हुआ और बोला कि खम्मा अंधाता। तो राजा ने कहा, खम्मा नहीं, वजह बताओ। खम्मा मतलब जो आदर्शसूचक शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसके लिए खम्मा आया है कि अन्नदाता आपकी जय हो। तो राजा गुस्से से कांप रहा था कि तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया है और हमारे लिए आज तक तुमने ऐसा काम क्यों नहीं किया। तो सभी ने कहा, आपके लिए भी किया है सरकार। धुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा, आगे भी आपके लिए ही काम करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं है, कि इतनी सुंदरता, इतनी अच्छी कारीगरी आपने पहले क्यों नहीं की। तो दुनिया बोला, अभय दान दें कि एक बार हमें माफ़ कर दें। तो बोलो सरकार कि मुझे माफ़ करें सरकार, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि चलो, दिया तुम्हें अभयदान, अब बताओ। तो उसने दुनिया ने कहा, महाराज इस गौरैया ने जो भी काम करवाया है उसमें आधा हिस्सा ये उसको देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, और जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वह आधा हिस्सा दे देता है। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार, कि इसने अपना आधा जो फायदा है वो सभी को दिया है। इसके कारण इसके काम में सुंदरता आती गई। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार में नहीं करवाया है ये काम। ये बात राजा को उस गौरैया ने चिल्लाकर कहा। यह राजा तो कंगाल है, गौरैया ने कहा। कंगाल मतलब एकदम गरीब, नीरा कंगाल, मतलब पूरी तरीके से वो गरीब है। इसका धन घट गया है लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। कि इसके पास धन बिल्कुल नहीं है तभी तो ये टोपियाँ चोरता फिरता, इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। अकबका गया था मतलब आश्चर्यचकित रह गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, मतलब उसकी टोपी कम सूरत थी किसकी? राजा की। और तीसरा जो था वो खजाने की खुलती पोल थी। इस पाखी को मतलब पक्षी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्कर मतलब सेना, इतने लवाजमे का बोझ खजाना संभाले भी तो
किस प्रकार तमाम लोग निकल आए थे। यह अनोखा तमाशा देखने के सभी लोग वहाँ उपस्थित हो गए। मंत्री ने हौले से मतलब धीरे से कहा कि यह मुँहफट जो महाराज को बेपर्दा ही अपने दम लेगी, बेपर्दा ही करके दम लेगी कि राजा की सारी पोल ये चिड़िया खोल देगी। राजा तो खुद घबरा रहा था और तुरंत बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने राजा का कहना माना और उस गौरैया की टोपी वापस कर दी। टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से उसने सिर पर टोपी पहन ली और उड़ उड़कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, मेरा डरपोक मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी मुझे वापस लौटा दी। कौन इस मुँह फट के मुँह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।